नमस्कार मित्रों। आज सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देखा। थोड़ा पहले पोस्ट उन्होंने किया था और उसमें जंतर मंतर को लेकर जो कुछ बातें हुई थी, कुछ अपशब्द कहे गए थे, इस सब को लेकर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनको माफ करता हूं और उनको आगे बढ़ना चाहिए। अपशब्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। आंदोलन के दौरान भी कुछ चर्चा हुई थी, कुछ बच्चों ने बोल दिया था, गालियों का इस्तेमाल किया था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर वैसे भी सोसाइटी में भी चर्चा हुई थी। क्या उन बच्चों को माफ कर दिया गया है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो अब ये उम्मीद की जाती है कि उन बच्चों को माफ कर दिया गया होगा। अभद्रता, गाली, असंसदीय, संसद में भी चर्चा हुई। राहुल गांधी जी ने कुछ बोला तो उसको असंसदीय कहकर चर्चा कर दी गई। हालांकि मैंने कहा कि असंसदीय शब्दों पर तो चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो असंसदीय नहीं हो, क्या वो शब्द भी संसद या समाज में बोलने लायक होते हैं? इस सब पर भी बहुत सारी चर्चा हुई। तो हमारे मित्र हैं शीतल पी सिंह साहब, आप उनको देखते ही हैं, विद्वान लोगों में से हैं। उन्होंने समाज की इस संस्कृति पर, गालियों पर, अपशब्दों पर, भाषा पर बहुत अच्छा लिखा। वैसे तो हमारे आग्रह पर वो हमेशा रहते ही हैं और इतने शानदार तरीके से, इतने शीतल तरीके से हॉट बातें करते हैं, तो हमने प्रोग्राम का नाम रखा द हॉट शीतल। शीतल साहब रहते हैं आनंद में और जो लोग उनके साथ रहते हैं वो भी आनंद में रहते हैं। सर प्रणाम। अरे जय हो आपको, आपके दर्शकों को, मित्रों को, परिवार को, सबको प्रणाम। जी। इतना मैं कहता हूँ कि ये जो चेहरा है, वो जब मैं सूरदास को और मीरा को पढ़ा कृष्ण को लेकर, क्या बात, तो मुझे लगता था माइथोलॉजी है। जी जी जी। लेकिन जब शीतल जी को देखा तो लगा कि नहीं, अच्छे लोग होते ही हैं, सुंदर, सुनैन, सुमुख। और जब कभी सूरदास ने लिखा होगा या मीरा ने लिखा होगा तो सही लिखा होगा। आपके कार्यक्रम को देखने वाले लोग कहेंगे कि ये लोग आपस में सूर निराला बन लेते हैं एक दूसरे को। नहीं, हम तो निराला नहीं है। तुम मुझे सूर कहो, मैं तुम्हें अच्छा निराला। लगता है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मन को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, धन्यवाद। और बात और आपका जो प्रवचन है वो तो आनंद देता ही है। नहीं, तो सर, सुबह सुबह हमें आनंद मिला प्रधानमंत्री जी के वीडियो देखकर, और आपने उससे पहले लिखा बहुत कुछ। क्या ये विषय चर्चा करने लायक है या सिर्फ माफ कर देने लायक है? आपने जिस तरह से लिखा, मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। सामाजिक भाषा पर, सामाजिक संस्कार पर, संसदीय भाषा पर भी, और जो हमारी लोक व्यवस्था में भी इस्तेमाल हो रहा है। आपने जिस तरह से उसकी व्याख्या की है कि कब कब कैसे कैसे गालियों का इस्तेमाल होता है, कहां से शुरू की जाए बात? जी, आपने अच्छा कहा। देखिए, एक फेसबुक पर एक मेरी मित्र श्रृंखला में है, सुशोभित नाम के व्यक्ति, युवा है मेरा ख्याल है, मैं मिला नहीं उनसे और परिचित भी नहीं उस तरह से। इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने लिखा था, मेरे भी अच्छे मित्र हैं बहुत सारे, तो बहुतों की बात आई थी। उनका जो लेख था वो प्रभावशाली था, मैं उससे प्रभावित हुआ उसमें। लेकिन बहुत सारे संदर्भ थे, तो एक आजकल एक ऐसी स्थिति चल रही है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत सूचना आ जाती है कोई, और किसी भी चीज को आजकल एक बार देख लेने का मन करता है कि एक बार इसको गूगल वाले में डाल दें और देख लें, इसको गूगल कर लें, इसके फैक्ट्स को, फिर आगे बढ़ें। फिर उसमें कई बार एडिटिंग का भी मन करता है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसको आपका मन, ऐसी रोज ही क्राइम वगैरह के बहुत सारे रिपोर्टर बहुत अच्छी सूचनाएं लाते रहते हैं, तो वो जनरली उनको क्रेडिट मैं देता रहता हूँ या जो कहते हो भी ले लेता हूँ। तो इनकी पोस्ट मैंने ली तो गूगल से देखा, तो उसमें फैक्चुअल चीजें जो थी वो काफी कुछ सही ही थी। लेकिन हर आदमी को लगता है कि हम इसको ऐसे कहें, फलाने ने वैसे कहा है, तो उसमें थोड़ा, हाँ, मैं भी उसमें घुस गया थोड़ा बहुत। फिर मुझे लगा कुछ चीजें इसमें और डाली जा सकती हैं। गूगल एआई भी जाहिर है कि वो भी अपनी ओर से प्रॉम्प्ट करता रहता है, कूदता रहता है कि ये इसमें ये अपनी उसकी अपनी समझ होती है। कुल मिला के उस खिलंदड़ेपन में एक उससे थोड़ी साइज में बड़ी और कुछ और चीजों के साथ वो एक पोस्ट तैयार हो गई, उसको मैंने डाल दिया। ये मैं उस समय कई बार डिसीजन लेने में त्रुटि हो जाती है, ऐसा वैसे नॉर्मली नहीं होता, लेकिन उस बार हुआ कि वो पोस्ट जो है उसमें मैं उनका उल्लेख करना मैंने नहीं किया उल्लेख। उन्होंने उस पर आपत्ति की बाद में, कुछ घंटे बाद, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा मेरे नाम से वो आजकल नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जब कोई अगर आपका नाम लेके कहीं डिटेल करे, तो नोटिफिकेशन में आया कि, तो मैं उस पर गया तो देखा कि उनकी आपत्ति थी। उन्होंने
मतलब आरोप लगाया था कि मेरी कॉपी कर ली गई, मेरा ये था, वो उनकी बात उतनी सही थी कि उसके बहुत सारी चीजें ज्यों की त्यों उसमें थी, वो बात सही थी, तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया उन्हीं की पोस्ट पे। बिल्कुल सही है आपकी बात, आपके ही पोस्ट से मैं प्रभावित हुआ और मैंने फिर इसका अपने ओर से संपादन किया, कुछ इसमें चीजें वृद्धि की, उसके आधार पर मुझे लगा कि मैं इसको डाल दूं, और मैंने ये गलती की कि आपका नाम मुझे दे देना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने उनका नाम उस पोस्ट में, अपनी पोस्ट में नीचे डाल दिया है कि भाई ये मूल पोस्ट वहां से है, इसमें कुछ मैंने संवर्धन संपादन किया था, इसलिए ये पोस्ट इस शेप में आ गई। उसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो बहुत शानदार है, और वो ये है कि कुछ उन्होंने संदर्भ दिए हैं लेखकों वगैरह के, बहुत जरूरी लेखकों के, लेकिन मैं विदेशी संदर्भों की जगह सीधे अपने मंटो साहब का उसमें सबसे अच्छा संदर्भ है, शुरुआत ही वहीं से। तो वो कहते हैं कि समाज में जो कुछ है जैसे है, समाज तो पहले से नंगा है, मैं उसे क्या नंगा करूंगा। तो वो जैसी उनकी स्टाइल थी मंटो साहब की लिखने की, तो उन्होंने उसको कहा हुआ है गालियों के बारे में, वो गालियां वगैरह जो कि त्यों तब प्रयोग करते थे आजादी के विभाजन के समय की, उनकी सारी रचनाएं हैं ज्यादातर, बहुत तल्ख, बहुत जबरदस्त रचनाएं हैं, मतलब मंटो को पढ़ना तो अपने आप में हिलडुल जाना है। इसके बाद उन्होंने उसकी मंटो को पढ़ने के लिए भी लोगों को हिम्मत चाहिए, जरूर, सच को जानने के, सच का सामना करने में तो हिम्मत लगती ही है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने सच का सामना किया, क्योंकि ज्यादातर तो ये होता रहता था कि उनकी पार्टी के लोग, उनके आईटी सेल के लोग, उनके समर्थक लोग ही सबको समाज की, उनकी तरफ की सच्चाई से अवगत इन्हीं भाषाओं में कराते थे। उनके एक विधायक हैं हैदराबाद में, राजा सिंह, उनके वीडियोस, वो तो भरी सभा में सैकड़ों हजारों लोगों के बीच मादर बहन इसी से शुरू करते हैं, सब उनके सैकड़ों वीडियो हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि उस पर कभी किसी तरह की बहस हुई हो। आलोचक उनकी टिप्पणी करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका कोई किसी ने नोटिस लिया हो नहीं देखा। जो गांधी परिवार है, इसको तो मैं जब से बचपन से देख रहा हूं कि जो आरएसएस की श्रृंखला के लोग हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो जब मिले और गांधी परिवार के बारे में उन्होंने कोई बात शुरू की, तो सबसे पहले वो अंडरवियर में ही गए। उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में जाने क्या क्या कहा। उस समय जब मैं बड़ा हो रहा था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, और उनके पिता नेहरू जी के बारे में तो बहुत कुछ अभी संसद में भी कहा गया। संसद में उनके सांसद ने बीजेपी के उनको अय्याश वगैरह कहा, तो उन लोगों के बारे में तो, और बहुत सारा झूठा, वो अपनी भांजी के साथ गले मिल रहे हैं उसका एक फोटो लगा के, जाने कितनी बार आईटी सेल ने, कितने तरह से, कितने लोगों ने, कितनी माध्यमों से मेरे पास तक भेजा है और सबके पास भेजा हो। तो हमारे यहाँ ये, और ये लोग आपस में भी सोशल मीडिया पे बहसों में आप कमेंट्स में जाए तो वो गाली गलौज ही करते हैं, इंटिमिडेट करने के लिए। रवीश कुमार जैसे जो लोग प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने सरकार से सवाल पूछे, उन लोगों को तो बहुत अपमानित करने की कोशिश की गई। मेरे मित्र आशुतोष और आपके भी मित्र, वो तो अपना देखते नहीं है कमेंट सेक्शन, जाने क्या उनके व्यक्तित्व को, कलर को, स्किन कलर को, परिवार को, इन सब को गालियों से हर समय नवाजा जाता है। और सिर्फ बात उनकी नहीं, मुझे भी बहुत से लोग बहुत सी गालियां देते हैं, मैं कोशिश भर ब्लॉक करता चलता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सी आती रहती हैं जो भी इस सत्ता से सवाल पूछते हैं। और बहुत सारे लोग इधर भी हैं जो जातियों के आधार पर या राजनीतिक आधार पर विभाजित है और अपने जिस समूह में है उस समूह के प्रति जिद्दी है, वो दूसरे को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और इंटिमिडेट करने का सबसे सही और सरल तरीका उनको गाली देना ही लगता है, और उसके शारीरिक व्याख्या करके अपमान करना। और जनरली ये गालियां स्त्रियों पर केंद्रित हैं, तो सब उनके माँ बहन और बच्चियों पर चली जाती है। तो ये एक प्रचलन में है हमारे यहाँ। इस बार ये मामला प्रधानमंत्री के ऊपर हुआ, थोड़ा बहुत तो होता रहता था, लेकिन इस बार बहुत सुसंगठित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो गया। एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बहुत तरह के लोग आए, कुछ इस तरह के भी लोग आए, और बच्चे, नए बच्चों की, इससे लगता है कि जो जनजी है हमारी, उसकी भाषा में, हम लोगों की भाषा के दौर से बहुत परिवर्तन आ चुका है, जिससे हम इस बार परिचित हुए, क्योंकि बच्चों से हमारी उस तरह की बातचीत तो होती नहीं है। और वैसे होनी चाहिए। हम, अच्छा तो यही है कि बच्चों से दोस्ती हो और हमें पता हो कि उन्हें हमारे बारे में पता हो, हमें उनके बारे में पता हो। लेकिन ये गैप है, और ये हमें पता लगा कि वो किस तरह की, लिंग्विस्टिक्स में तो ये सब चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं सोसाइटी।
समाज के जो कमजोर हिस्से हैं उनके विरुद्ध अपने आप को स्थापित रखने के लिए गाली गलौज प्रयोग में रहता ही है। सामंतवाद में तो गाली गलौज एकदम अहम था। उनके नाम पे हमारे ज्यादातर चुटकुले इस तरह के हैं जो हम विभिन्न समुदायों के बारे में बनाते हैं या जनरली कमजोर लोगों के बारे में, समुदायों को मजाक उड़ाने के लिए हमने बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल बनाते किया। हैं। हम नामकरण जो कमजोर करते हैं, कमजोर लोगों के लिए हमने हमेशा कमजोर, ये एक सत्ता का एक प्रभाव डालने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है और ये बहुत प्रचलन में है। गाली को एक सांस्कृतिक तौर पर भी हमारे समाज में स्वीकार्यता है। मेरी शादी तो गांव में हुई थी, आपका मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ तो शादी वादी में खूब गाली गाई जाती है। जब आप लड़कियों के पक्ष में जाते हैं, जहाँ शादी करने जाते हैं या कभी मिलने भी जाते हैं, तो जो समधी उमधी जाते हैं तो उनके लिए स्त्रियां बैठ के, लेकिन तो उसमें बहुत अलग मिठास होती है, वो दूसरी तरह की गालियां होती है। खूब आनंद, नहीं गालियां उसमें फूहड़ होती है। हाँ, मिठास लेकिन इसलिए मिठास के साथ होती है वो। हाँ, उस रिश्ते में मिठास है, वो जानबूझ के उसको पसंद किया। गाली अगर नहीं गाई जाए, बड़े हमारे बुजुर्ग बहुत सारे थे तो कहते थे उनके यहाँ गए, उनके यहाँ तो पता नहीं क्या है, ऐसा फीका फीका, उन्होंने बस 2 रोटी रख दी और चले गए, न कोई गाली गाई गई न कुछ हुआ। ये तो इसको बुरा गाई जाती है। मैं भी ऐसी शादियों में गया हूँ जिनमें गालियां गाई जाती है। नहीं, अभी भी हमारे यहाँ ये प्रचलन है और इधर तो मैं कम जा पाया हूँ, लेकिन अब गांव में रहता हूँ तो सुनता तो रहता हूँ, ये सब होता है। तो ये सब हमारी सांस्कृतिक परंपरा में भी रहा है। मैं इसको कोई बहुत बेहतर नहीं बता रहा हूँ, मैं इसकी सिर्फ जो उपस्थिति है उसको दर्ज कर रहा हूँ। हम लोग जो पढ़ने लिखने में आए तो उसमें ये हुआ कि एक सभ्य बनने की कोशिश में हम इनसे थोड़ा दूर हुए, लेकिन ये हमारे चारों तरफ थी, ये चारों तरफ है, ये हमारे आमने सामने भी है, हम इनसे बच नहीं सकते, ये है हमारे चारों तरफ। हाँ, इनका जो प्रयोग है वो अलग अलग तरीके से है। गुस्से में इसका जो प्रयोग है, जो इस बार हमारे सामने नजर आया, जिससे प्रधानमंत्री जी आहत भी हुए, चूंकि उनके मदर अब नहीं है और वो मदर को लेके सेंसिटिव रहे हैं, जैसा वो जाते वाते रहे हैं। मदर के लिए उसको तो हम कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा हुआ कि उस बच्ची ने भी वीडियो, उसका भी आ गया, उसने माफी मांग ली, मैंने देखा, उनका भी आ गया, अच्छी बात। जिसके बारे में शिकायत है, ये तो होना चाहिए, परिवार वगैरह ने सबने कहा होगा। तो ये हुआ और ये है। खुद प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बहन वाली जो गाली है उसका प्रयोग कर लिया था। एक गाली साला वाली हमारे गृह मंत्री जी प्रयोग कर गए थे सदन में ही शायद। तो ये सब गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ है। और जैसा मंटो कहते हैं कि ये मैं इसको क्या कहूंगा, ये सब है, विद्यमान है, समाज की रियलिटी है ये। तो एक तो एस्पेक्ट इसका ये है। दूसरा, वो जो आपने उसमें मेरी बात के साथ सहमति जताई कि प्रभुत्व, किसी भी किस्म के प्रभुत्व को स्थापित करते समय हम पाते हैं कि मालिक मजदूर के रिश्तों में ये प्रचलन में है। क्योंकि हमारे समाज में अभी सामंतवादी सेटअप बहुत हद तक विद्यमान है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार उस तरह से नहीं हुए हैं। बहुत बड़े हिस्से में, देश के कुछ हिस्सों में कुछ हिस्से तक हुए हैं, तो इसलिए अभी जो मजदूर हैं वो परंपरागत रूप से मजदूरी में ही है, जो भूमिधर हैं वो परंपरागत रूप से भूमिधर ही हैं। तो उन दोनों के बीच संवाद में फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा आधा अधूरा हुआ है, उसमें भी फिर उसी तरह की वृत्ति आई है। चूंकि समाज उस तरह से सभ्य नहीं हो पाया, शिक्षा उस तरह से विकसित नहीं हुई, तो ये एक कठिनाई हमारे समाज की रियलिटी है। दुर्भाग्य से ये बहुत दूसरी तरह से इस आंदोलन के चलते हम लोगों के सामने आई, और उसमें प्रधानमंत्री चूंकि लक्षित थे, और बिल्कुल लगता है कि प्रधानमंत्री जी उससे हिल गए, व्यक्तिगत तौर पर हिल गए, और जो उनके लगातार जो वीडियो आ रहे हैं उसमें वो पीड़ा दिख रही है। लेकिन उनसे उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो राजा सिंह जैसों की, उनके आईटी सेल के लोगों की, उनकी ओर से जो दूसरे लोगों को गाली दी जाती है, अभी दी गई संसद में निशिकांत दुबे द्वारा नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी जीवित नहीं है, आप उन्हें जो चाहे सो कह सकते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उनके जो परिजन हैं वो अपमानित आप उनको कर सकते हैं, इससे अपमानित करने के लिए आपने ये किया। तो ये सब आप क्यों होने, इनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आपसे उम्मीद की जानी चाहिए कि आप स्वयं और अपने आसपास के अपने लोगों के बारे में भी उसी तरह से पीड़ा महसूस करें जैसा आप अपने बारे में आपने महसूस किया। कोई आशुतोष को या रवीश को या किसी को गाली क्यों देता है? और एक दो नहीं, लाखों हजारों लोग गाली देते हैं, और आप जानते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जिससे आपको बुरा लगा, उसी प्लेटफॉर्म पे उनके लिए गालियां भरी हुई हैं।
रोज दी जाती हैं, और वही सब दी जाती हैं जिनसे आप आहत हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप देश के मुखिया हैं ना, आप सिर्फ अपने लिए चिंतित हो, हमारे लिए न हो, ये ठीक नहीं। अच्छा होता कि आप इस पूरी प्रथा के बारे में उसी तरह से इसकी मीमांसा करते। इसको गलत अगर हम सब समझ रहे हैं, सामूहिक तौर पर समाज इसको गलत समझे और इसको ठीक करे। बहुत से फैसले हमें सामूहिक रूप से लेने चाहिए, वो व्यक्तिगत क्यों हो। ये प्रश्न मेरे आलेख में उठा था। दूसरे, मैंने उसको उस संदर्भ में देखने की कोशिश की कि जो बच्चे आए हैं, जो उनके मुंह से निकला है, जो वो कह रहे हैं, एक तो उनकी भाषा का या उनकी सोच, उनकी समझ, वो और उनके जीवन में जिस तरह से इन चीजों का प्रवेश हुआ है, हम उससे अपरिचित रहे, अब उससे परिचित हुए हैं। तो हम इसे दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है जो कि भाई उनके ऊपर केस वेस डाल दीजिए, उनको परेशान करिए, उनको जेल में डाल दीजिए, तंग करिए, जमानत न होने दीजिए। एक तो ये इससे, लेकिन ये रोकेगा नहीं, कभी नहीं रुकता। ऐसा आप 10-20 लोगों के मामले में कर सकते हैं, तो करोड़ों लोगों ने उसमें अपनी कुछ और लोगों में गुस्सा भी पड़ जाए। जी, तो ये हल नहीं है। हल तो तभी होगा जब ये सब चीजें विमर्श में आए। विमर्श में तब आएंगी जब हम आत्मालोचना करेंगे। अगर हम सिर्फ आलोचना करेंगे तो बात बनेगी नहीं। ये मैं इस प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में मेरी राय है। जी, एक सवाल मैं इससे जुड़ा हूं, मतलब इस पर बात करेंगे, गालियों पर, अपशब्दों पर। ये जो हुआ जंतर मंतर पर, भले ही हम परिचित हैं अपरिचित है वो नहीं, इसको मैं सिर्फ अपशब्दों के तौर के बजाय आप मुझे इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस के तौर पर आप देखते हैं इसको, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ बड़ी नाराजगी के तौर पे देखते, क्योंकि गाली कोई एक्सप्रेशन किसी गुस्से का है ना। वैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग मित्रतावश भी, दोस्तों में भी गालियों का इस्तेमाल करते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कुछ हिस्सों में परिवार में भी, मतलब वो प्रीफिक्स अफिक्स के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो घटना है वो सिर्फ गालियों की घटना के तौर पे मैं नहीं देखता। क्या इसे पॉलिटिकल एनालाइज कैसे करता है इसको, पॉलिटिक्स? देखिए, गालियां हमेशा जब आंदोलन हुए हैं, हमेशा जो सत्ता रही है उसको गालियां दी गई। मुझे याद है तब मैं ग्रेजुएशन में था, और नारे भी हमारे गालियों के साथ चलते रहे 77 में। हाँ, छात्र संघों के चुनाव में, जन आंदोलनों में, चुनावों में, सब में गालियां इफरात प्रयोग में होती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री इससे आहत हुए। होता ये रहा है, ये है, जैसा मंटो साहब ने कहा है कि ये है हमारे चारों तरफ, हम उसे नहीं बता रहे हैं, ये है, हम स्वीकार नहीं करते, बस ये है, हमारे चारों तरफ है। तो अगर हमें हम इसको सही नहीं समझते, जो कि हम नहीं समझते, तो हमें इसे शामिल हाल ढंग से इसको ठीक करने के लिए सोचना होगा। इस मामले में जो हुआ वो गुस्सा क्यों है? ग्रेजुएट होने वाले, ये तो स्टडी है, सरकार भी इसको मानती है, ग्रेजुएट होने वाले 100 में से 91 लोग इस समय खाली हाथ है। 9 लोगों के पास ही किसी किस्म का टेढ़ा मेढ़ा, आधा अधूरा रोजगार पहुंच रहा है। इतने खाली हाथ, तो जो बच्चे जिस उम्र के वो बच्चे थे या हैं, उस उम्र के बच्चों को दिख रहा है ना, उनसे बड़े वाले मिलेनियल बच्चे, उनके सामने बड़े युवा, उनके सामने खाली हाथ, बेतहाशा और परेशान घूम रहे हैं ना, डिस्टर्ब्ड है। उसमें जब ये थोड़ी बहुत चीजें, आपने ज्यादातर चीजें प्राइवेटाइज कर दी हैं, जहां वैसे ही असंतुलन है, उसके बाद जो बहुत थोड़ा सा हिस्सा सरकारी क्षेत्र में बचा है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का हो या नौकरियों का हो, अगर उनमें ये हाल होगा कि रोज लीक होगा और उनके लिए कोई भविष्य सामने नहीं है, एक दीवार है जिसपे कालिख पुती हुई है और कोई संभावना नहीं दिख रही है, रोज कालिख बढ़ रही है, आप उसकी क्या प्रतिक्रिया समझते हैं किसी 15-16 साल के बच्चे से, 18 साल के बच्चे से, 20 साल के बच्चे से? हम क्या समझ सकते हैं? हो सकता है वो हमारे सामने न करे, लेकिन जब वो झुंड में होगा तो करेगा। अकेले वो नहीं करेगा, अकेले में उसने माफी मांग ली है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझा जा सकता कि फिर वो झुंड में होगा तो नहीं करेगा या नहीं करेगी। ये हमें समझना होगा। तो हमें उन विकारों से, जिनकी वजह से ये प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, उस पर गंभीर काम करने की जरूरत है। उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, संसद हमारी चल नहीं रही है, संसद में कोई आ नहीं रहा है, संसद सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ रही है, संसद के दिन कम हो गए हैं, संसद की
की भूमिका कम होती चली जा रही है, बिना बहस के बिल पास हो चले जाते हैं, और फिर हम उन्हीं को दवाई मान ले रहे हैं। हमने कानून कोई पास कर दिया, कानून तो हत्या को रोकने का भी है हमारे पास, हत्या के बारे में हम फांसी तक की सजा देते हैं, कानून है ना, कहीं कोई हत्या रुकी है? नहीं, लेकिन वो तो प्रतिवर्ष दोनों पक्ष है ना इसके। आप कानून नहीं जी, बनाते तो आप कहते हैं कि कानून नहीं बनाया, जी। और कानून बना नहीं, दिया तो फिर आप कहते हैं कि कानून से क्या होगा। नहीं, संसद कानून बनाने के लिए ही है, लेकिन संसद इस बात पर विचार करने के लिए भी है कि कानून बनाने भर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, वो दोनों मैं बात है। कानून मैंने कहा कि हाँ, बहुत बार जब हम लोग कानून मांग करते हैं, जैसे एक कानून विपक्ष ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? बात तो ठीक है, लेकिन फिर यदि ये बात तो पहले भी समझ में आ सकती है। बिल्कुल, देखिए ये बात से ही बात निकलेगी तो बात करनी पड़ेगी ना। अब अभी क्या हो रहा है कि हम इस बात पर तो बात कर रहे हैं कि कानून बन गया, कानून बनने से क्या होगा इस पर बात कब होगी? ये भी साथ ही साथ नहीं, जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ। कानून बना, उसका आपने श्रेय लिया, आपको हक है, लीजिए। लेकिन इस कानून से क्या, उसके तुरंत बाद क्या हुआ? उड़ीसा में एमबीबीएस वाली परीक्षा में लीक हो गया, कल तो हुआ है। आपने कानून बना दिया, कानून 2 दिन पहले बन गया, कोई विरोध भी नहीं हुआ कानून का, पक्ष विपक्ष दोनों कानून के पक्ष में थे। लेकिन कानून का तुरंत इंप्लीमेंटेशन ये नजर आया कि एमबीबीएस का पर्चा वहां लीक हो गया, उसमें किसी श्रेणी का है वो। उड़ीसा में आपकी ही सरकार है, डबल इंजन भी है, किसी दूसरे पर भी नहीं थोप सकते। तो ये जो जिस बच्चे के सामने ये रिजल्ट है, आप कहेंगे मैंने कानून बना दिया, वो कहेगा एमबीबीएस का पर्चा फिर कैसे लीक हो गया? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि असल गुस्सा कुछ और है, गालियों पर जाकर कहीं हम सुपरफिशियल तरीके से तो इस बहस को नहीं कर रहे। करेक्ट। हमें उन समस्याओं के मूल में जाना होगा जिनके कारण इस प्रतिक्रिया को हमें झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें ये बात करनी पड़ रही है। वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पूरी तरह से देश में कोलैप्स कर गया है, करप्ट है। अभी मध्य प्रदेश से कल एक खबर आई है कि एक एम्बुलेंस में एक बच्चा लाया जा रहा था, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, अस्पताल लाने से पहले ऑक्सीजन खत्म हो गई, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। हमारे पास दूसरे दिन तीसरे दिन एक इस तरह की खबर आती है कि अस्पताल के बाहर भर्ती नहीं लिया, बाहर सड़क पे प्रसव हुआ। प्रसव हो ऐसी गया, प्रेगनेंसी हो कंडीशन गई। में आती है। अभी एक वीडियो मैं में देख रहा बताऊं, था कई जिसमें लोग बोलते लाश हो, को वो आदमी जो है अपनी माँ की लाश को साइकिल पर ले जा रहा था। सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराना इतना कठिन काम है। अभी मैं 3 दिन से जूझ रहा हूँ। एक मेरे जानकार हैं, एसजीपीजीआई में गए हुए हैं, उनकी माँ बहुत सख्त बीमार है, मैं आखिरी क्यों कहूँ उनको, लेकिन कठिनाई में है। वो ऐसी बात कर रहे थे, दुखी थे। सिफारिश उन्होंने मुझसे चाही, मैं जो कर सकता था मैंने की। पता नहीं उससे उनको, मुझे तो नहीं पता अभी, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ हुआ। तो ये जो कठिनाई है, मैं सरकार नहीं हूं भाई, लेकिन लोग मेरे पास आने को की जो व्यवस्था है, या मेरे जैसे किसी को जो समझते हैं कि शायद इनकी वजह से कुछ हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। ये इलाज सरकार को ही करना चाहिए कि कम से कम अस्पताल में भर्ती हो जाए आदमी, उसके बाद उसका जो हो उसका इलाज करने की कोशिश हो, उसको दवा मिले। तो हमारे अस्पतालों में ये हो, स्कूल है तो वो शिक्षा दे रहे हो। अब स्कूलों में जगह जगह बच्चे इस आंदोलन से प्रभावित होकर डिमांड्स लेके आ रहे हैं। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े हिस्से में ग्रामीण स्कूलों वगैरह में बाथरूम्स नहीं है। बच्चियों के लिए तो बहुत कष्ट है, बच्चियों के, स्त्रियों के लिए। आप और हम, अब ये बात अब हो ही रही तो हो ही जाए। आप हमारे देश में दिल्ली तक में ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जो है जब सड़क पे या बाजार वगैरह आती हैं, पानी पी के नहीं आती, कि वॉशरूम जाने के क्योंकि लिए। स्त्रियों के लिए वॉशरूम्स नहीं है भाई। पुरुषों के लिए तो ठीक है, खड़े होकर दीवार पे अपना शुरू है, लेकिन ये दिल्ली में आप व्यवस्था नहीं कर सके। देश की राजधानी में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। हर साल पानी बरसता है, हर साल उसमें कहीं बस डूबती है, कहीं कार डूबती है, कहीं कुछ डूबती है। ये बेसिक चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम भाई, हमें भी कुछ अपने ऊपर लेना होगा, या हम। इसीलिए मैं उस बात पर जा रहा था। एक जी, शब्द का 2 दिन कन्फ्रंटेशन मेरे साथ लगातार हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा, मतलब ये गंभीर बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कल्चरल शॉक है, शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। कल एक मैं बहुत नौजवान बच्चे के साथ इंटरव्यू कर रहा था, बच्ची के साथ, है ना, परिचित ही है हमारी।
ये शब्द आने से पहले मैं चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये कल्चरल शॉक आपके दिमाग में है, करेक्ट। लड़कियों को इजाजत नहीं है, लड़कों के लिए आप इसे सामान्य मानते हैं। बहुत आपने मर्म पे उंगली रख दी है, मैं वहीं आता, आपने अच्छा किया। बिल्कुल, ये हम लोग इसलिए उत्तेजित हो गए कि ये गाली लड़कियों के मुंह से आई है। जी, इसीलिए मैंने कहा कि लड़के प्रधानमंत्री भी जी ने भी कौड़ी कल्चरल शॉक, पीट रहे और वो हैं उनकी उम्र वीडियो के हिसाब पर। से ठीक है, मतलब मैं उसमें उन पर आपत्ति नहीं करता, क्योंकि एक जो हमारा कल्चरल जो बना हुआ है, अभी एक वीडियो चल रहा है जिसमें कांवड़ी पीट रहे हैं एक लड़के को, मुसलमान है, कहीं पकड़ के कह रहे हैं मेरी कांवड़ खंडित हो गई, और सारी गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस वालों के रोज 1000 वीडियो आते हैं पूरे देश से, अगर देखें आप, जिसमें वो क्या कहें, क्या कौन सी गाली देते हैं। ये आज दे रहे हैं क्या? पुलिस थाने में गाली सिर्फ आज दी गई है। बल्कि वो से तो पावर का वो माना, रुआब का हिस्सा माना जाता हमारा है। समाज जो है, जो हिपोक्रेसी है, वो यही है कि पुरुष ये सब कर रहे थे तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से बहन की गाली निकली हुई है, वीडियो उपलब्ध है। उनके गृह मंत्री के मुंह से साला निकला हुआ है, उनके सांसद ने अय्याश कहा है। अभी अभी उनका एक एमएलए राजा सिंह नाम का है, उसके तो 1000 वीडियो होंगे, अभी आप स्क्रॉल कर लीजिए। मतलब जिन गालियों के लिए आप शॉक, कल्चरल शॉक बता रहे हैं, वो शॉक ट्रीटमेंट रोज भरी सभा में देते हैं। तो अगर आप ये अनभिज्ञ बनना चाहते हैं तो ये फिर मंटो की ही बात सामने आती है कि एक्चुअली समाज नंगा है लेकिन झूठा है, हिपोक्रेट है वो। ये हिपोक्रेसी है महोदय, नहीं, मैं तो क्योंकि ये बात बच्चियों जानता ने हूँ ये कि कह दी। कल्चरल शॉक इसलिए हुआ आप क्योंकि आपने चाहते लड़कियों हैं, को गाली आप देते हुए चाहते हैं देखा। कि पुरुष देते रहें, लड़के देते रहें, तो आपको कोई बजरंग दल के लोग मारते हुए किसी को देते रहें, गुंडे किसी को करते रहें, पुलिस मारते हुए करती रहे, लेकिन बच्चियों ने कह दिया तो आप बहुत उत्तेजित हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था। जब सामूहिकता होती है तो उनको साहस मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है। गालियां जब दी जाती हैं तो ऐसा नहीं होता कि बच्चियों के कान में कोई ऑटोमेटिक स्टॉप लग बंद हो जाता है और वो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। है। जब घरों में आप अपने मजदूर को गाली देते हैं, कारखाने में देते हैं, अपने घर में अपनी बीवी को गाली देते हैं, किसी को देते हैं, तो दूसरे स्त्रीलिंग उसको सुनता नहीं है, वो नहीं जानता कि ये गाली गाली है। सिर्फ व्यक्त करने के लिए वो साहस जुटा पाने की स्थिति उसके पास नहीं थी। इस आंदोलन ने वो साहस जुटा पाने की स्थिति वहां उसको दे दी। तो ये हिपोक्रेसी क्यों भाई? बीमारी को बीमारी की तरह समझ आप लेता है। अगर ठीक करेंगे, बीमारी को भी पार्ट में बांट लेंगे कि आप इसलिए उत्तेजित हैं, इसलिए आपको शौक लगा कि लड़की ने गाली दे दी। भाई क्यों नहीं? लड़का गाली दे रहा था, कोई आपको परेशानी नहीं थी। लड़का खड़े होकर दीवार पे पेशाब कर रहा था, आपको कल्चरल शॉक भी नहीं लगा। लड़की किसी दिन बैठ के ऐसे करने लगेगी, आप उसी दिन उसका फोटो वीडियो लेके परेशान हो जाएंगे। क्या करे लड़की भाई? क्यों नहीं आपके पास वॉशरूम है? क्यों स्कूलों में वॉशरूम नहीं है? तो ये सारे जो सवाल, बुनियादी सवाल है, आप बहुत महत्वपूर्ण आज बिंदु ले आए और अच्छी चर्चा हो रही है कि भाई इसको आप लिंग में विभाजित करके नहीं रह सकते। सब उनको भी पता है, सब गालियां उसको बोलती जाती उससे हैं। एक कदम पहले चलेंगे तो सारी गालियां जो है वो भी जेंडर बेस्ड है ना। बस एक तो इसी वजह से, चूंकि पुरुष प्रधान, वही फिर बाद में पितृसत्ता तक वो पोस्ट भी गई है मेरी, ये बात तो पितृसत्ता तक ही पहुंचती है। आपको भी जो शौक लगा है वो भी पितृसत्तात्मक शौक है, पुरुष प्रधान सोच का शौक है। उसे नॉर्मल करिए, ये न्यू नॉर्मल है। अगर बच्चियों को मौका मिलेगा तो वो भी गाली देंगी, वो भी गाली। सिर्फ मौके की बात है। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि गाली समाज में विद्यमान है। तो गाली को समाज से दूर करने के लिए बैठिए, बात करिए भाई। विजय त्रिवेदी जी से बात करिए, मुझसे मत करिए, लेकिन बात करिए। अरे आपसे बात करने में थोड़ी बात समझ में आएगी, हम तो कहाँ बात करते हैं। एक और सवाल जो गालियों को नहीं, लेकर आपने मुझे तो बात लगता है। की है, एक बार आपने तो बात की, आप मशहूर हैं बात की। देखिए, बात गालियों का एक और पोर्शन जो जिस पर शुरू में भी हमने चर्चा की, वो उसका बेसिक फोकस है पावर। जी, वो पावर जिसके पास होती है वो दूसरे कमजोर आदमी को गाली देता है। वो सोशल सिस्टम में भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। कभी माफ कीजिएगा, आप बड़ी जाति वाले, ऊंची जाति वाले लोग हैं, लेकिन कभी कोई ये कल्चरल शॉक उस दिन भी लगेगा जिन जातियों को हम छोटा और कमजोर मानते हैं, वो बड़ी जातियों के नाम पर गालियां देने लगे। ठीक है।
राज्यों के तौर पर भी देखें, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में किसी राज्य को लेकर आप गाली देते हैं, देते हैं। वो गालियां उससे पहले अंग्रेजों के जमाने में यू इंडियन भी होती थी। तो ये बिल्कुल जो आपने, पूरा का ये बहुत अच्छा जो पावर स्ट्रक्चर है, चूंकि पावर स्ट्रक्चर पुरुषों के पास है, जब तक ये टिल्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको ये अजनबीपन लग रहा है। जब ये टिल्ट होगा, स्त्रियां भी, कामकाजी स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी, ये सब आपको न्यू नॉर्मल लगेगा। और अगर आप गाली दे रहे होंगे तो वहां से भी गाली आ रही होगी। और जो काम कर, अब जो पुरुष, जो स्त्रियां पुलिस वगैरह में है, वो भी गाली देती हैं, जी, पुरुष भी गाली वो भी देते पावर हैं, स्ट्रक्चर है ना, वो पावर स्ट्रक्चर है ना, जैसे ही पावर हाँ, आता है आपके पास गाली आ जाती है। आ जाती है। वो बिल्कुल, तो ये सत्ता और पावर जो है ये पैदा करती है। तो जब तक इसको हम नॉर्मल नहीं करेंगे तो भाषा को नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। ये एक है, बहुत तो मतलब अच्छे संदर्भों से आप सोशल ले आए। बिहेवियर की प्रॉब्लम है ना ये, तो हमारे सोशल, बिल्कुल, क्योंकि जिस मजदूर को आप पीट रहे हैं उसके मुंह में भी गाली है, बस जुबान पर नहीं आई यस। है। और वो जब भीड़ में होगा, अपनी भीड़ में, तो वो आपको गाली देगा फिर। तब तो आपको जब गाली देगा। जब आपके दलित समाज के लोग जब अम्बेडकराइट इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी रैली होती, तो देते हैं फिर आपको गाली। फिर आप उसको कहते हैं कि अरे ये गाली दे रहा, देख रहे हैं गाली दे रहा, ये गाली दे रहा। क्योंकि आप ये, आप गाली देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे अपने हुए पास हैं, रखते हैं। हाँ। और उसको आप ये मान के चल रहे हैं कि वो गाली नहीं दे सकता, सुन सकता है, दे नहीं सकता। यही आपने लड़कियों के बारे में किया, इसीलिए आपको कल्चरल शॉक लगा है। ये कल्चर तो था हमारे यहाँ, है हमारे यहाँ, है चारों तरफ, शौक किस बात का है? अब बस ये है, इसको, ये तो बहुत ही अच्छी चर्चा आपने की है, इसीलिए आपसे नहीं ज्ञान नहीं, लेने के लिए कहता हूँ। अरे तो आपने अब बहुत जो वो गालियां बिल्कुल आएंगी जी उसके हम साझीदार रहेंगे। जो इस जी प्रोग्राम को देखकर भी बहुत सारे लोग गाली दे सकते हैं, तो जी उनका भी स्वागत है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जय लगा। हो, और आपको जय इसलिए हम हो। परेशान करते हैं, कहीं रहे अरे आप, वाह, हमसे स्वागत बच के है रह नहीं आपका, सकते आप। आपके स्नेह का धन्यवाद। फिर मिलेंगे प्रणाम। आपके मित्रों से आपसे। जी, नमस्कार। थैंक यू सर, टेक केयर, प्रणाम।